बहनों भाइयों, इंद्रधनुष में आनंद तिवारी का आप सबको प्रणाम। आज इस वीडियो में हम विवाह में आने वाली बाधाओं और उनके कारण को जानेंगे कि किन कारणों से विवाह में विलंब होता है, विघ्न आते हैं, बाधाएं आती हैं या विवाह नहीं हो पाते हैं। उन सभी के बारे में हम एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। पहले इस बात को जानना जरूरी है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, यानी घर होते हैं, और उनमें 9 ग्रह स्थित होते हैं। 12 भाव 12 राशियों को इंगित करते हैं कि वो राशियां कुंडली में कहाँ पर हैं। और 9 ग्रह हैं: सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। राहु और केतु ग्रह माने जाते हैं, वस्तुतः वो हैं छाया ग्रह, उनका कोई पिंड नहीं है, लेकिन वे ग्रहों के जैसा ही आचरण करते हैं, इसलिए उन्हें ग्रह ही माना गया है। तो इस कुंडली में मैं चाहूँगा कि पहले आपको थोड़ा एक दिखा दूं कि इस कुंडली में देखिए, ये लग्न है, यानी कि पहला भाव, और इसके एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये यहाँ पर 12 अंक जो डले हैं वो 12 राशियों के लिए डले हैं। ये जरूरी नहीं है कि लग्न में हमेशा एक ही लिखा हुआ आपको दिखे, वहाँ 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। वो राशियों को इंगित करते हैं ये नंबर। पहला नंबर मेष राशि, दूसरा वृषभ, तीसरा मिथुन, चौथा कर्क, पांचवा सिंह, छठवां कन्या, सातवां तुला, आठवां वृश्चिक, नौवां धनु, 10वां मकर, 11वां कुंभ, 12वां मीन। तो कोई भी राशि का नंबर आपको लग्न में दिख सकता है। और जब लग्न में मान लीजिए 12 है, 12 अगर लग्न में है तो फिर 12 के बाद अंक क्रम बदल जाएगा। यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4। मान लीजिए यहाँ 4 है तो 4 5 6 7 8 इस तरह से चलेगा। सॉरी। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं कि 12 भाव में कौन से भाव में कौन सी राशि है और उसमें कौन सा ग्रह है या कौन सा ग्रह दृष्टि डाल रहा है। विवाह को लेकर हम जब चर्चा करते हैं तो 7वें भाव पर का अध्ययन किया जाता है। 7वां भाव होता है पति या पत्नी का, विवाह का, वैवाहिक जीवन का। वैसे तो 7वें भाव से और भी बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन मुख्यतः अभी हम विवाह के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो जब 7वें भाव में जब हम देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या कोई दुष्ट ग्रह या अशुभ ग्रह उस पर अपनी दृष्टि डाल रहा है या वहाँ पर स्थित है। दुष्ट ग्रह कौन से हैं? शनि और मंगल। सूर्य क्रूर ग्रह है, लेकिन उसकी भी गिनती अशुभ ग्रहों के ही साथ की जाती है। गुरु, शुक्र, चंद्र ये शुभ माने जाते हैं, और बुध जो है वह जिस ग्रह के साथ रहता है उस ग्रह के अनुरूप वह फल देता है, अतः वह एक नपुंसक ग्रह माना जाता है। अब यदि
मान लीजिए शनि या मंगल 7वें घर में बैठे हों। यद्यपि देखिए, शनि जहाँ बैठता है, जिस घर में रहता है, उस घर का वो बुरा नहीं करता है। हाँ, जिसको वह देखता है उस पर उसका बुरा होता है, उस भाव का बिगाड़ता है, उस भाव के गुणों को बिगाड़ता है। उस भाव से संबंधित जो चीज़ें हैं उनमें वो अभाव पैदा करता है या परेशानियां पैदा करता है। इसके बाद आपको मैं बता दूं कि दृष्टि क्या होती है। दृष्टि का मतलब देखना। जैसे मान लीजिए लग्न में कोई ग्रह बैठा है तो उसकी पूर्ण दृष्टि 7वें भाव में होगी, यानी अपने से ठीक अपोजिट उसको देखेगा वो। जैसे मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है कोई ग्रह, तो वह यहाँ देखेगा। यहाँ बैठा है तो वो यहाँ देखेगा। यहाँ बैठा है तो वो यहाँ देखेगा। एक दूसरे से 7वें भाव पर वह अपनी दृष्टि रखता है। हाँ, मंगल अपने घर से 7वीं दृष्टि पर देखता तो है ही, लेकिन साथ ही साथ वह 4थे और 8वें को भी देखता है। उसी तरह शनि अपने साथ 7वें के साथ साथ 3रे और 10वें घर को देखता है। गुरु 7वें के साथ 5वें और 9वें घर को देखता है। अब मान लीजिए 7वें भाव में मंगल, शनि या सूर्य बैठे हुए हों तो कुछ न कुछ गड़बड़ी अवश्य करेंगे। उसी तरह यदि ये ग्रह उस 7वें भाव को देख रहे हों तब भी गड़बड़ होगी। यदि मंगल भी है, शनि भी है, तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। और यदि बाय द वे सूर्य भी है तब तो समझिए कि बहुत ही कठिन स्थिति में मामला है। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि 7म भाव का स्वामी कौन है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पे 7वें भाव में 7 लिखा हुआ है, यानी 7वीं राशि तुला की राशि का स्वामी होता है शुक्र। तो यहाँ 7म भाव का स्वामी शुक्र होगा। अब यदि शुक्र पर कोई बुरी दृष्टि नहीं है तब तो संभावना बढ़ जाती है कि शादी हो सकती है। लेकिन यदि सप्तमेश यानी कि 7म के स्वामी शुक्र पर भी बुरे ग्रहों की दृष्टि है या वो बुरे ग्रहों के साथ में परेशान हो रहा हो, पराजित हो रहा है, तो उस स्थिति में स्थिति और गंभीर होगी। अब इसके साथ साथ 7वें भाव का कारक गुरु होता है, और गुरु अगर वह भी किसी कारणवश इन ग्रहों से दृष्ट हो रहा हो या इन ग्रहों के बीच में फंस गया हो, जिसको पाप कर्तरी योग कहते हैं, उसमें उस स्थिति में संभावना बहुत कठिन हो जाती है। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और देखिएगा कि हमारे हिंदू शास्त्र में चंद्र को बहुत महत्व दिया गया है। चंद्रमा मनसो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो चंद्रमा है, यदि मान लीजिए वो यहाँ बैठा हुआ 4थे घर में यानी कर्क राशि में, तो वो जो कर्क राशि है वो चंद्र लग्न कहलाएगी। यहाँ से जैसे अभी हम इसको यहाँ रख रहे हैं, उसको फिर हम यहाँ से 4 लिख देंगे और यहाँ पे चंद्र लिखेंगे, और फिर उसके अनुरूप जैसा जैसा चंद्र बैठा है उसी के अनुरूप जो ग्रह यहाँ बैठे थे दूसरी कुंडली में उनको रख दिया जाएगा, तो वो चंद्र लग्न कहलाएगी। तो जिस तरह से अभी हमने लग्न से देखा किसको, 7वें भाव को, तो अब हम चंद्र लग्न से 7वें भाव को देखेंगे। तो 4 नंबर की उसमें बैठा हुआ है 4थे भाव में चंद्रमा, तो उसका 7वां हो गया 10म भाव। 10म भाव अर्थात उसमें 10 लिखा हुआ है, अर्थात मकर राशि।
तो मकर राशि का स्वामी हो गया शनि, तो शनि पे ध्यान देंगे और सप्तम भाव जो है उस पे ध्यान देंगे। इसके साथ साथ कारक गुरु को की स्थिति को देखेंगे। उन स्थितियों में क्या स्थिति है, यदि चंद्र लग्न ठीक ठाक दिख रही है तो संभावना होगी और उन ग्रहों की शांति के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि विवाह हो जाएगा। इसके साथ साथ गुरु जो है वो लड़की के लिए और शुक्र जो है वो लड़के के लिए। अतः एक उपाय के तौर पर रत्न के धारण करने की सलाह दी जाती है। तो गुरु के लिए पुखराज धारण करना कहा जाता है और शुक्र के लिए हीरे की। उस स्थिति में गुरु और शुक्र बलवान होंगे और जो सातवें घर में जो बुरे ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं वे उनकी शांति की जाए। उस स्थिति में विवाह की संभावना हो सकती है। अब दूसरा जो कारण है वो उससे लगभग बहुत लोग परिचित हैं, जो कहा जाता है मांगलिक योग, मंगल दोष। यदि मंगल लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में यानी 12वें भाव में है तो कहा जाता है कि वह मांगलिक है, यह कुंडली मांगलिक है। तो इसको भी लग्न से भी देखा जाता है और चंद्रमा से भी देखा जाता है। अधिकतर शास्त्रों में चंद्रमा से माना जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी कि हमारे हिंदू शास्त्र में चंद्रमा का महत्व अधिक दिया जाता है, लेकिन लग्न से भी देखना आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में विलंब तो होता ही है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, जैसा कि कहा जाता है कि मंगल के लिए, मांगलिक दोष वाले लड़के के लिए मांगलिक लड़की की आवश्यकता होती है शादी के लिए, या लड़की यदि मांगलिक है तो लड़का मांगलिक होना चाहिए, तभी विवाह हो सकेगा, ऐसा कहा जाता है। अन्यथा विवाह के बाद बहुत सारी परेशानियां, दुर्घटना ये होने की संभावना होती है और विवाह सफल नहीं हो पाता है। बाकी बातों में का अनुभव तो मुझको नहीं है, लेकिन इस बात का मेरे को अच्छी तरह अनुभव है कि मंगल एक काम तो करता है कि विवाह में विलंब करता है। यही मंगल का दोष सबसे बड़ा है। और वो विवाह में विलंब इसलिए होता है कि मांगलिक लड़का या लड़की होने से उसके लिए मांगलिक वर वधू की खोज में समय बहुत व्यतीत होता है, क्योंकि अधिकांश लोग मांगलिक नहीं होते। तो मांगलिक के लिए मांगलिक होना, इसके लिए बहुत समय हम गंवाते हैं, तो इस कारण विलंब होता है। इसके अतिरिक्त एक और कारण है, वह है काल सर्प योग। यद्यपि बहुत समय तक लोगों को ये था कि शास्त्रों में तो इसका वर्णन नहीं है, लेकिन मैंने अपने अनुभव में देखा है कि काल सर्प योग होता है और इसका दुष्प्रभाव भी उठाना पड़ता है। उन दुष्प्रभावों में एक यह भी है कि विवाह में बाधा, विवाह में अड़चन, विवाह ना होना, विवाह देर से होना या विवाह के बाद परेशानी खड़ी होना, ये काल सर्प योग की एक खासियत है। इसलिए काल सर्प योग की शांति भी आवश्यक है। काल सर्प योग के साथ साथ एक दोष और होता है, वो होता है पितृदोष। और यह पितृदोष भी वही परेशानियां खड़ा करता है जो काल सर्प योग में है, बल्कि उससे बढ़कर होता है। यह वंशानुगत होता है, काल सर्प योग और पितृदोष। यदि मान लीजिए
एक बच्चे की कुंडली में है तो उसके बाद उसके परिवार में किसी न किसी बच्चे को ये योग दिखाई देगा और इस तरह ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला योग है। इसमें अन्य बातें के साथ साथ विवाह वाली बात तो है ही, तो हम इसका उपाय क्या करें? इसका उपाय है काल सर्प योग की शांति और पितृदोष के लिए नारायण बलि, नाग बलि की पूजा करना। और ये पूजा आपको केवल और केवल भारत में त्र्यंबकेश्वर, जो कि नासिक के समीप है और एक ज्योतिर्लिंग है, वहाँ होती है। वह एक स्मशान क्षेत्र है। क्योंकि ये दोनों पूजा स्मशान पूजा है, ये सामान्य जगह पे, घर पर, नदी के किनारे या किसी मंदिर में बैठकर नहीं की जाती। ये पूजा को आपको स्मशान में ही जाके करनी होगी। मैंने देखा है, जब से पहले तो काल सर्प योग को लोग बात ही नहीं करते थे, जानते ही नहीं थे, और जब जानने लगे और उसके बाद चर्चा में आ गया वो, तो उस पूजा को लेके वो लोग आपके यहीं लोकल में करना शुरू कर दिए कि लाइए आइए हम आपकी पूजा करा देते हैं। तो कभी मंदिर के किनारे तो कभी नदी के किनारे बिठाल के सबकी पूजा कराते रहते हैं, लेकिन इस पूजा का कोई फायदा नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि हर पूजा का स्थान नियत है। जैसे मंगल दोष के लिए उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर एक है, वहाँ पर मंगल दोष की शांति होती है। तो इसलिए यदि कोई आपसे कहे कि हम यहीं आपकी पूजा करा देते हैं, आप हमको जो कुछ करना है यहीं कर लीजिए, तो आप कृपया उसके भ्रम में ना पड़ें और सीधे त्र्यंबकेश्वर ही जाएं। हाँ, यह पूजा जो है किन्हीं कुछ विशेष नक्षत्रों पे ही की जाती है। अतः जाने के पहले आप किसी या तो योग्य पंडित से, ज्योतिषी से, अथवा आप सीधे त्र्यंबकेश्वर में जो करीबन 83 परिवार हैं वहाँ ब्राह्मणों के, वो यही काम करते हैं और इसलिए वो लोगों ने साल भर का एक कैलेंडर बना के रखते हैं कि जिसमें वो काल सर्प योग की पूजा कब होगी और आपके नाग बलि, नारायण बलि की पूजा कब होगी। यह सब तिथिवार, महीने और तिथि के हिसाब से वो लोग पहले से बना के रखते हैं। आप चाहें तो उनसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा यदि आपको किसी प्रकार की तकलीफ हो रही तो आप मेरे से भी संपर्क कर सकते हैं। मैंने अपना नंबर नीचे दे दिया है, आप उस पर चर्चा कर लें और यह जानकारी लेने के बाद ही आप जाएं, ताकि आपको वहाँ समय व्यर्थ ना गंवाना पड़े। हो सकता है कि आप बिना पूछे चले जाएं, बिना जानकारी किए, तो पता चले कि 2 दिन बाद नक्षत्र है, तो आपको 2 दिन वहाँ व्यर्थ गंवाना होगा। इसलिए आपको सब पहले जानकारी लेना है और उसके बाद ही वहाँ जाना है। हाँ, अब मंगल, शनि, सूर्य, इन ग्रहों का यदि प्रॉब्लम है कुंडली में, जिसके कारण हमारे को विवाह में विलंब हो रहा है, तो उनके बारे में उपायों की जानकारी मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा। अभी आपको मैंने सिर्फ केवल कारण बतलाए हैं। उपाय के लिए मैं आने वाले अगले वीडियो में आपको इसकी जानकारी देता रहूँगा। आप कृपया मेरे इस चैनल से बने रहें। आप सबसे मेरा निवेदन है कि कृपया यदि आपको यह पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। प्रणाम।